गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जिस तरीके से क्लास 11th के बारे में 11th की हिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ रहे थे और हम लोग देख रहे थे कि प्रारंभिक समाज किस तरीके से रहा करता है, प्रारंभिक समाज की स्थिति क्या होती है समाज में, प्रारंभिक समाज के लोग किस तरीके से जीवन यापन किया करते थे, किस तरीके से वे अपने फलों को इकट्ठा किया करते थे और फलों को इकट्ठा करने के साथ साथ वो अपना जीवन यापन किस तरीके से संचालित किया करते थे। उसके लिए वे जो हमारे यहाँ प्रारंभिक मानव थे, प्रारंभिक मानवों ने औजारों का निर्माण किया विभिन्न प्रकार के और उसका इस्तेमाल भी किया। जैसे कहा जाता है कि जो है सर्वप्रथम यह याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। कुछ पक्षी भी इस तरीके के थे जिन्हें जो भोजन प्राप्त करने के लिए, अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए, सामाजिक संघर्ष की सहायता के लिए उपयोगी होती थी। वे भी जैसे कुछ चिंपैंजी भी भरण पोषण के लिए कुछ औजार इस्तेमाल करते थे, उन्हें स्वयं बनाते थे। हालांकि यह देखा जाता है कि मनुष्यों के द्वारा बनाए गए औजार और बानरों के द्वारा बनाए गए औजारों में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। दरअसल जो मनुष्य होते हैं वे औजार को बनाते समय ज़्यादा अपनी कार्यकुशलता का, अपने स्मरण शक्ति का प्रयोग करके बनाते हैं, जबकि उतने मस्तिष्क का प्रयोग करके चिंपैंजी नहीं बनाने पाते हैं। और ये भी बात है कि जो हाथ का कुशलतापूर्ण प्रयोग संभव हुआ तो इस तरीके से इस कार्य में शायद मनुष्यों के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि मनुष्य प्रारंभिक समय में अधिक स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती थी और बानरों में इन चीज़ों का अभाव होता था, क्योंकि मनुष्य इन सब चीज़ों का औजार बहुत ही बारीकी से बनाया करते थे। और ये भी कहा गया है कि मनुष्य जो औजार का इस्तेमाल किया करते थे, किए जाने वाले सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सबसे प्राचीन साक्ष्य की बात अगर मैं करूँ साथियों तो वह मिला है इथियोपिया से मिला है। कहाँ से मिला है? इथियोपिया से सबसे पहला जो है सो हथियार, औजार बनाने का और उसका इस्तेमाल किए जाने का जो साक्ष्य है वह प्राप्त हुआ है। आप देख रहे होंगे कि अनेक तरह के औजार बनाए जाते हैं, जैसे केन्या में भी कुछ औजार मिले। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे सबसे पहले पत्थर के औजार बनाने का श्रेय उनको दिया जाता है। अगर बात किया जाए कि पुरुषों और स्त्रियों अथवा दोनों द्वारा मिलकर किया जाता था, तो औजार बनाने की जो प्रक्रिया थी दोनों मिलकर करते थे। स्त्री भी करती थीं और पुरुष भी औजार बनाने का काम करते थे। और पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री पुरुषों दोनों ही होते थे। संभवतः स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास बनाती थीं औजार और उसका इस्तेमाल करती रही होंगी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार आया। यह प्रमाण इस बात का प्रमाण है कि फेंक कर मारने वाले भालों और तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे थे। मांस को साफ किया जाने लगा था, उसे हड्डियों से निकाल दिया जाता था, फिर सुखाकर हल्का सेंकते हुए उसे सुरक्षित रख लिया जाता था। तो इस तरीके से सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में भी खाया जा सकता था और मनुष्य इसी तरीके से अपने जीवन में परिवर्तन नित्य निरंतर लाता चला गया। और समूरदार जानवरों को पकड़ा जाना, उसके रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग और सिलने के लिए सुई का आविष्कार होना, सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? सिले हुए कपड़े जो लोग पहनते थे उसका साक्ष्य की बात किया जाए तो 21,000 वर्ष पुराना माना जाता है। छेनी, रुखानी जैसे हथियार और औजार तकनीक जो है सो शुरू हो गई थी। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी की दांत या लकड़ी की नक्काशी करना, कुरेदना अब संभव हो गया था। तो ये देखिए औजार एक विभिन्न प्रकार की औजारें हैं। क, ख, ग, घ, अंग। तो क को आप देख रहे हैं, क क्या है? तो एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जा रहा है। ये पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पत्थर की सहायता से जो ऊपर का जो भाग है यहाँ से इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, समझ गए, ताकि यहाँ से हटा दिया जाए। ये हाथ में हथौड़े से मारा जा रहा है।
ख को जब आप देखेंगे तो ख क्या कह रहा है कि इसमें एक चपटी सतह तैयार होती है जिसे जिसे प्रहार मंच घान यानी घन कहा जाता है। तो घन के माध्यम से प्रयोग करके देखिए यहाँ पर निकाला जा रहा है। तीसरा आप जब फिगर देखेंगे तो इसमें क्या है कि हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है। ये देख रहे हैं हथौड़े से प्रहार किया जा रहा है यहाँ पर गौ में, समझ रहे हैं कि नहीं आप। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपको देखना आवश्यक होगा। घ जो कहा जा रहा है, घ क्या है साथियों, तो घ में देखिए घ कह रहा है कि धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह, चाकू की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे चाकू की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब इसी पत्थर से निकाल करके सब चाकू की तरह यूज करेंगे। और अगली बात बताया जाए अगर, तो हड्डी पर नक्काशी का नमूना है। देखिए यह हड्डी है और हड्डी पर नक्काशी के नमूने जैसे यहाँ पर गड्ढा किया गया है और इस तरीके से इसको बनाया गया है। और इस पर भी हड्डी पर भी जो है सो जानवर बनाए गए हैं। देखिए कई तरह के, देख रहे हैं कि नहीं आप, तो हड्डी पर भी कई तरह के जानवरों का चित्र बना हुआ है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मनुष्यों का औजार बनाने की प्रक्रिया में धीरे धीरे वे कार्यकुशल होते जा रहे थे और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन भी लाते जा रहे थे। और यह परिवर्तन समाज में एक अच्छे विकास के लिए बहुत ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं संप्रेषण एवं संचार के माध्यम किस तरीके से थे, भाषा और कला उनकी कैसी थी, कैसी रही होगी। तो जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास अपनी एक भाषा है और भाषा के माध्यम से लोग अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप, हाव भाव या हाथों का संचालन, हिलाना शामिल था, समझ गए। दूसरा, उच्चरित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने वाले मौखिक और शाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। मतलब पहले लोग जो है गुनगुनाया करते थे, पहले लोग गुनगुनाया करते थे, है ना। और उसके बाद फिर जो है मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आवाहन या बुलावा करने से हुआ। नर बानरों को आपने देखा होगा, वे बुलाते हैं और बुलाने से ही जो है, आवाहन करने से ही मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः हुआ होगा। लोग एक दूसरे की बुलाने की कोशिश कर रहे होंगे। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई। और उच्चरित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई, ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण बोलना संभव हुआ होगा। और 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ होगा यह, मान लीजिए, भाषा का। मनुष्य के मस्तिष्क में हुए परिवर्तन के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि स्वर तंत्रों का विकास 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से किया जाता है, क्योंकि जो आधुनिक मनुष्य थे वे लोग ही जो है क्या करते थे, स्वर यंत्रों का विकास किया करते थे। एक तीसरा सुझाव यह है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई। और उच्चरित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है, क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है। अब देखिए अल्टामिरा के गुफा चित्र बने हुए हैं। यहाँ पर एक जो है आप देख रहे हैं कि, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है सो गुफा में एक जानवर का चित्र बनाया गया है। तो उस समय के लोग भी जानवर का चित्र बनाते थे। इसका मतलब इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त थी, वे रंग वगैरह के बारे में उन्हें जानकारी थी। और इस तरीके से यहाँ पर एक जंगली बैल का चित्र बनाया गया है ना, अल्टामिरा की गुफा में। कहाँ बनाया गया है, अल्टामिरा की गुफा में बनाया गया है। तो फ्रांस में स्थित लेस कॉक्स और सोवे की गुफाओं में, और स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफा में। अल्टामिरा की गुफा कहाँ पर स्थित है बच्चों, तो स्पेन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, स्पेन में स्थित है। और वहीं पे जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई जाती हैं। तो इसलिए यह पता चलता है कि जैसे गौरों, घोड़ों, साकिन, हिरणों, है ना, मैमथो यानी विशालकाय जानवरों जैसे गैंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बग्घों और उल्लुओं के चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं, उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए गए हैं। मतलब उदाहरण स्वरूप देख लें तो यहाँ पर गुफा में कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं जबकि अन्य हिस्सों में नहीं है। भाई कुछ खास कर जानवरों की ही चित्रित क्यों किया गया,
इसलिए किया गया होगा क्योंकि ये सब लोग जो व्यक्ति, ये सब जानवर जो थे मनुष्यों के संपर्क में रहे होंगे, मनुष्य को इन सब जानवरों के बारे में जानकारी रही होगी। चूँकि शिकार का महत्व है, इसलिए जानवरों की चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती थीं। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी कि रस्म अदा करने में, शिकार करने में सफलता मिली हो, इसलिए ये सब जानवरों के चित्र वहाँ पर बनाए जाते थे। दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया गया कि शायद ये गुफाएँ संगम स्थल थीं, जहाँ लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। भाई लोग उस समय भी इकट्ठे हुआ करते थे, ये तो खैर इतिहास का विषय है, पूर्णतः साक्ष्य नहीं मिल सकता इसका, लेकिन इतिहासकार का मानना है, इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि इन सब जानवरों की जो चित्रकारियाँ की गई हैं, इन सब से उस समय के मानव जो मनुष्य थे उनका संबंध था। चित्रकारियाँ आगे बढ़ने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी हमारी देखेंगी कि किस तरीके से हमारे पूर्वज रहा करते थे। तो आदिकालीन समाजों के बारे में जो विवरण दिया गया है अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर है, और जाहिर है कि अब भी उसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। और हमेशा खाद्य सामग्री, लोग शिकार करते थे, शिकार के लिए लोग जो है सो खोज करते थे, तलाशते थे, बटोरते थे, और आज भी ये मौजूद है भाई। तो आज के शिकारी संग्राहकों के जीवन से पुराने समाजों के बारे में कुछ जाना सीखा जा सकता है। इसी प्रश्न पर हम अगले अनुभाग में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क कैसे हुआ। तो अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुंग सैन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ था। और उस समय इस मुलाकात के बारे में कहा गया बच्चों कि सर्वप्रथम हम इन इलाकों में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए हैं। आश्चर्यचकित हो गया वह, आश्चर्यचकित होने लगा, घबराने लगा, और उसने आसपास जाते तो ये भाग कर कहीं छिप जाते थे। हाँ, जब कभी हम उनके आसपास जाते तो भागकर छिप जाते थे, ऐसा वह बता रहा है। उसे हमें उसके गांव मिले, लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया, क्योंकि जब कभी ये अजनबी लोगों को देखते थे इधर उधर भागकर झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा कि अरे यह तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमज़ोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया। इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। मतलब वे लोग जो है सो शिकार करते थे, लेकिन मनुष्यों का शिकार नहीं करते थे, यहाँ पर ये पता चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि विषय 8 और 10 में शिकारी संग्राहकों के साथ कुछ मुकाबलों के बारे में आप और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि कुछ जगह तो जो लोग थे उस समय के लोग, वो लोग हमला भी कर दिया करते थे। जब मनुष्यों को देखते थे तो उन्हें मार दिया करते थे। क्या कर देते थे? उन्हें मार दिया करते थे। समझ गए? एक हाजदा जनसमूह है। हाजदा जनसमूह भी शिकारियों और संग्राहों का एक छोटा समूह था। समझ गए? जो विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहा करते थे। कहाँ रहते थे? विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहा करते थे। जैसे सवाना कांटेदार झाड़ियाँ, एकासियों के पेड़ों की बहुतायत मात्रा में वहाँ पर थी, और खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं, इसलिए वहाँ पर लोग रहा करते थे। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे यहाँ पर अनेक तरह के समाज में वे जो है सो शिकार किया करते थे जीव जंतुओं का, और अपना जीवन यापन करते थे। शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर, जैसे जैसे मानव वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज की शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा है, और यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग लंबे अतीत के मानव जीवन को पुनर्जीवित करने में किया जा सकता है क्या? तो इस मुद्दे पर दो विरोधी विचारधाराएं। एक और विद्वान का ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाज से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों और आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातात्विक अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया है। उदाहरण के लिए कुछ पुरातात्विकों का कहना है कि 20 लाख पहले के होमिनिड स्थल को तुर्काना झील के किनारे स्थित है, और संभवतः आदिकाल में मानव के शिविर या निवास स्थान थे। और वहाँ पर जो है सो दूसरी ओर ये मानते हैं लोग कि यह महसूस करते हैं कि संजाति वृत्त
संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, है ना। तो इस तरीके से शिकारी संग्राहक समाज और शिकार और संग्रह के साथ साथ कई आर्थिक क्रियाकलापों में लोग लगे रहते थे, और इस तरह से लोग अपनी परिस्थितियों में आरंभिक मानव की अवस्था से बहुत भिन्न तो था ही उनका, लेकिन वे धीरे धीरे अपना शिकारी संग्राहक समाज में आपस में भी बहुत भिन्नता है, और वहाँ पर देखा जाता है कि उनके आकार भिन्न भिन्न यानी छोटे बड़े होते हैं, और उनकी गतिविधियाँ में भी अंतर पाया जाता है। ये सब सारी चीज़ें अफ्रीका के जंगली इलाकों में या विश्व के अन्य देशों में तो ये चीज़ें पाई जाती हैं। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर भी कोई सहमति नहीं है। दरअसल आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती हैं, परंतु शिकार करते हैं और पुरुष शिकार करते हैं। लेकिन ऐसे समाज के भी उदाहरण मिलेंगे जहाँ स्त्री या पुरुष दोनों ही शिकार और संग्राहक तथा औजार बनाने का काम किया करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती थीं, और शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही थी। दोनों अपने अपने स्तर पर कार्य किया करते थे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अब आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि उपसंहार लाखों सालों तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके, है ना, जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण किया करते थे। फिर भी बात किया जाती तो 10,000 से 4500 वर्ष पहले तक की दुनिया भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। और यह पालतू बनाना, जानवरों को पालतू बनाने की क्रिया जब मनुष्यों ने सीखा, यह उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हुआ, उनके लिए युगांतकारी घटना लेकर के आया। और 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का जो अंत हो गया था, उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई थी। इसके फलस्वरूप जंगली जौ और गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई थीं, और साथ ही साथ खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया। और वैसे ही जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सुअरों, गधों जैसे जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई, और इससे यह इंगित होता है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगे थे, और घास फूस जानवरों की बहुतायत थी। इसके अलावा वे काफ़ी जनसमुदाय के बीच में एक साथ रहा करते थे, और वे मतलब भोजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए दबाव बनाने लगे थे। संभवतः इसी कारण कुछ किस्म के पौधों उगाने, जानवरों को पालने की प्रक्रिया चालू हुई थी, और गेहूँ, जौ, चावल, मोट, बाजरा इत्यादि, भेड़, बकरी, मवेशी, गधा और सुअर आदि, ये सब लोग अनाज और जानवरों की जानकारी उनके पास तो थी ही, और ये लोग उनके निर्भरता के एक साधन के रूप में माने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण प्रारंभ हुआ, यह फर्टाइल क्रिसेंट यानी उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जागरोस पर्वतमाला तक हुआ था। इस तरीके से खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान से पहले से ज़्यादा लंबे समय तक टिकना शुरू कर दिया, और इस प्रकार गारे, कच्ची ईंट, पत्थरों से अस्थायी घर बनाए जाने लगे। और इस तरीके से खेती और पशुचारण के कई अन्य परिवर्तन हुए ऐसे माने जाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने लोगों ने सीखा, उसमें अनाज रखा करने लगे, अनाजों को उत्पादन करके इकट्ठा करने लगे लोग, और अन्य उपकरण खेती के काम में आने लगे। धीरे धीरे लोग तांबा, रागा जैसी धातुओं से परिचित हो गए थे, और मिट्टी के बर्तन बनाने, परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल होने लगा था। इस तरीके से बहुत बड़े स्तर पर हम यदि बात करें तो वहाँ पर प्रारंभिक मानव जो थे वे अपने जीवन यापन के लिए तरह तरह के चीज़ों का आविष्कार कर लिए थे, और अपने समय में रहने के लिए अपने रीति रिवाज, अपनी समाज की प्रक्रियाओं को वे प्रारंभ कर लिए थे बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्रारंभिक मानव का समाज था, प्रारंभिक जीवन था, वह किस तरीके से परिवर्तन होते होते और वे नष्ट भी हो गए, वे खत्म भी हो गए। लेकिन यह कहा जा सकता है कि आज भी कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो प्रारंभिक जिस तरीके से वे अपने खाद्यान्न सामग्री के लिए जंगलों और शिकारी पर निर्भर रहते हैं, और उसी तरह के लोग उस समय भी रहा करते थे। लेकिन उस समय के जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ भी थीं, क्योंकि बहुत ऐसे जीवन यापन करने के लिए नए नए चीज़ों की खोज करना पड़ता था, और नए नए चीज़ों की खोज करने में बहुत लोग मारे भी जाते थे, क्योंकि जानवरों के शिकार करने में कभी कभी लोग भी हताहत हो जाते थे, मानव भी हताहत हो जाते थे, मतलब उनको चोटें आ जाती थीं। और इस तरीके से बहुत सारे
रोग बीमारियां वगैरह भी फैलती थीं और वे धीरे धीरे, इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्यों का क्रमिक विकास हुआ है। कैसा हुआ है? मनुष्यों का क्रमिक विकास हुआ है। धीरे धीरे मनुष्य अपने जीवन काल में परिवर्तन आता चला गया और अपने सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाता चला गया बच्चों। तो हम अब अगले क्लास में मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक के साथ। तो 11वीं क्लास की जो अगली आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक को आप लोग पढ़ करके आएंगे, तैयार करके आएंगे और फर्स्ट चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं अपने बुक के अंदर से निकालेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वहीं से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे आप सब लोग। तो मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।